अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम क्या देखने जा रहे हैं जी। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हमारी आउटलाइन बिल्कुल तकरीबन रिजेंबल कर रही है हमारे प्रीवियस लेक्चर से। सेंट्रियोल्स क्या हैं जी। सेंट्रियोल जो हैं वो हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिस। हमने काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिस वगैरह देख ली हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस मीन उनके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिस तरह हमने राइबोसोम्स को पढ़ा है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसी तरह हमने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिनको हम सेपरेट ऑर्गेनेली तो नहीं कहते हैं, लेकिन उसको स्ट्रक्चर हमने एक कंसिडर किया था। न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट था वो न्यूक्लियोलस, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस पार्ट था न्यूक्लियस का। तो हमने और भी ऑर्गेनेलीज देखनी हैं, राइबोसोम्स हमने देखे हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ पे जी सेंट्रियोल जो होते हैं ना वो भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दैट फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। माइटोसिस होती है ना, तो माइटोसिस में जैसे एक सेल होता है, एक सेल से फिर आगे दो सेल्स बनते हैं। अभी जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, सेल डिवीजन का, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, एक लेंथी सा प्रोसेस है, ये बहुत ईजिली नहीं हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जब एक सेल ने दो सेल्स में कन्वर्ट होना है तो ऑब्वियसली उसने इस सेल ने अपना पहले मटेरियल डबल करना है ताकि जो उससे दो सेल्स बने दोनों के अंदर इक्वली अमाउंट में सारा का सारा मटेरियल जाए। तो बाकी ऑर्गेनेलीज को डबल करने के साथ साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको भी डबल करना होता है। लाइक पहले इसमें फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो जब उससे दो सेल्स आगे बनेंगे तो दोनों के अंदर माइटोसिस के बाद 23 पेयर्स होने चाहिए, यानी कि टोटल कितने पेयर हो जाएंगे 46। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ऑब्वियसली इस सेल को, पहले वाला जो सेल होगा, इसको डिवाइड करने से पहले क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड करने से पहले अपने जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं उसको भी डबल करना चाहिए। तो इसको 46 करेगा वो। तो 46 कैसे होंगे ये माइटोसिस, आपने रिकॉल करनी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह सेल के सेंटर में अलाइन होते हैं। इधर से फाइबर से आते हैं, स्पिंडल फाइबर जिनको बोलते हैं, वो क्रोमोसोम को पुल करेंगे, हाफ को इधर करेंगे हाफ को इधर करेंगे। फिर दरमियान में सेल की वो डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं तो आधे क्रोमोसोम इधर, यानी कि 46 कट हाफ 23 इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक ब्रीफ सा मैंने आपको टॉपिक का थोड़ा बता दिया है माइटोसिस के या डिवीज़न के। तो डिवीज़न में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो बनते हैं क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए, वो सेंट्रियोल से ही बनते हैं। इसको सबसे पहले बेनेडन ने डिस्कवर किया था 1881 के अंदर, और बोवेरी भी एक साइंटिस्ट था, उसने भी 1895 के अंदर उसका भी कंट्रीब्यूशन था इसकी डिस्कवरी के अंदर। साइज़ एंड शेप की बात करेंगे तो ये रॉड शेप होते हैं। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे भी कि इनकी शेप जो होती है वो रॉड शेप होती है, यानी कि इस तरह से ऐसे इनकी अपीयरेंस होती है। सेंटर से ये हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, और ये इस तरह से ट्यूब से मिलके बनते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। रॉड शेप अपीयरेंस होती है ओवरऑल इनकी। एंड इनकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होगी इसकी 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर डायमीटर की बात करें, डायमीटर मीन इसकी विड्थ, तो कितनी होगी ये 0.2 माइक्रोमीटर होती है। अकरेंस की बात करें तो ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, फंजाइज में नहीं होते, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन कुछ फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रोटोजोआ वाला चैप्टर है, प्रोटिस्ट वाला चैप्टर है, उसके अंदर स्लाइम मोड्स और वाटर मोड्स आपने पढ़ने हैं जो कि फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंजाई नहीं होते। तो उनके अंदर ये सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। दो आपने पढ़ा है, सिर्फ एनिमल्स और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होते हैं, बाकी एनिमल्स में ये नहीं होते। लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल्स में ही है। एनिमल सेल के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होता है ना सेल के सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ अगर आप गौर से यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो सेंट्रियोल्स, ये लिखा हुआ भी है। तो ये दो सेंट्रियोल जो होते हैं ये मौजूद हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल किनारे पे, एक साइड पे, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। स्टेनिंग
डिस्टिंक्टली स्टेनिंग रीजन होती हैं साइटोप्लाज्म का, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर बोला जाता है उस रीजन को जिस रीजन के अंदर ये मौजूद होते हैं, एंड ये पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेल में दो होते हैं, इकट्ठे पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है इस सेल में एक पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं एक रीजन के अंदर। उस रीजन को बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। और एक और टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या चीज़ है, सेंट्रोस्फेयर बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे ये मौजूद हैं, और सेंट्रियोल्स इन दोनों को कलेक्टिवली, यानी कि उस जगह को और सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। स्ट्रक्चर यहाँ आ गई जी उनकी डायग्राम। अब ये डिफरेंट एंगल से इसकी डायग्राम्स को दिखाया जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे हमने देखनी है कि जो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं ना न्यूक्लियस के साथ, इन दोनों का जो आपस में एंगल है, आपस में ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल एक इस तरह पड़ा हुआ है ना, तो दूसरा उसके साथ इस तरह से पड़ा हुआ होगा, और उनका आपस में कौन सा वाला एंगल बन रहा होगा, राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल उनका आपस में दोनों का बन रहा होता है। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। अब स्ट्रक्चर की बात करें जी। स्ट्रक्चर ये आपको पहले ही मैंने बताया है कि इस तरह से ट्यूब लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, और सेंटर से ये हॉलो होते हैं। इधर भी अगर आप देखें ना, तो इनका सेंटर बिल्कुल दोनों साइडों से ये हॉलो होते हैं, ओपन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपने समझने हैं चीज़ें। अगर आप डायग्राम को इसकी गौर से थोड़ा देखें ना, ये जो बनी हुई है साथ, तो इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, आपको इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी कि सेंट्रियोल जो है, एक सेंट्रियोल के अंदर इस तरह से तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स का सेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए ना गौर से, ये एक सेट मौजूद है, ये दूसरा है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि एक सेंट्रियोल के अंदर टोटल कितने सेट्स मौजूद हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, 9 सेट्स मौजूद हैं, और 3 ट्यूब्यूल्स के होते हैं। तो एक जो सेट होता है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक ट्रिपलेट। तो एक पूरे सेंट्रियोल में कितनी ट्रिपलेट्स आपको नज़र आई, 3 ट्रिपलेट्स नज़र आई हैं। अब ये उसको ऊपर से दिखाया जा रहा है सेंट्रियोल्स को। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे टिक किया अभी मैंने, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, और 9 ट्रिपलेट्स टोटल मिलकर पेरिफेरल रीजन के अंदर अपने आप को अरेंज करके एक सेंट्रियोल बनाते हैं। तो एक यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है आपने। अगर आपसे यहाँ से कंसेप्चुअल टाइप एमडी कैट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमडी कैट में भी या आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक सेंट्रियोल के अंदर कितने मौजूद होते हैं ट्रिपलेट्स, टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं, और एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 3। तो यहाँ पे एक आगे चीज़ कि एक पूरे सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। तो एक सेंट्रियोल में कितने होंगे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट इज़ 27। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं। अब आपने देखा एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 27। तो 2 में कितने होंगे, 27 प्लस 27 या 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड दैट इज़ 54। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल्स, सो इट्स आंसर विल बी 54, यानी कि 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी ट्रिपलेट्स होती हैं, तो ट्रिपलेट्स एक सेंट्रियोल में 9 है, 2 सेंट्रियोल में टोटल 18 ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। फंक्शंस आगे हैं जी यहाँ पे। सो फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल्स का, सेल डिवीजन डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ था। यहाँ पे आप डायग्राम देख भी सकते हैं, ये सेल डिवीजन वाली दिखाई गई है। अब सेंटर में यहाँ पे देखें, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, और ये जो आपको ये वायर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये थ्रेड होते हैं
जो क्रोमोसोम्स को यहाँ से पकड़कर आधों को इधर ले आते हैं और आधे क्रोमोसोम्स को इधर ले आते हैं। और ये थ्रेड्स, ये फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे बनते हैं? ये जो आपको डार्क कलर का स्पॉट से नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स ही वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाती हैं, और स्पिंडल फाइबर फिर सेल डिवीजन करने में क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो सारा प्रोसेस बताया गया है कि जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो पहले आपको मैंने बताया है कि डिवाइड होने से पहले सेल अपना मटेरियल डबल करता है। तो अगर पहले दो मौजूद हैं सेंट्रियोल, तो डिवाइड जब करना होता है सेल ने, तो 2 से कितने पहले बनाएगा? वो 4 बनाएगा। तो ये वाले जो 2 होंगे ये सेल की एक साइड पे चले जाएंगे, और ये वाले जो 2 होंगे वो सेल की दूसरी साइड पे चले जाएंगे, और फिर ये अपना काम करेंगे। इनमें से स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से निकलेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और वो सेंटर में जो मौजूद होंगे क्रोमोसोम इस तरह से उन दोनों को फिर आधे को इधर और आधे को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करवा देंगे और क्रोमोसोम्स की डिवीज़न करवा देंगे। सो ये था उसका फंक्शन, यानी कि ये माइटोटिक अपरेटस एक्चुअली बोलते हैं सेंट्रियोल्स, और ये जो स्पिंडल फाइबर सारे बन रहे होते हैं इनको माइटोटिक अपरेटस बोला जाता है। तो माइटोटिक अपरेटस बनाने में ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो पहला फंक्शन ये हमने देख लिया। दूसरा फंक्शन क्या है? इन द लोकेशन, ये दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब फरो क्या होता है? फरो बोलते हैं एक सेल इस तरह से है, उसमें इंटरफेस आपने पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर कि सेल अपने आप को मटेरियल जब अपना डिवाइड कर लेगा तो इस तरह से एक ही सेल के अंदर 2 सेल्स का समान बन चुका होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये। अब यहाँ पे एनिमल सेल्स में क्या होता है? सेल सेंटर से इस तरह से पिंच होगा, इधर आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे सेल पिंच हो रहा है, और वो पिंचिंग कौन करवा रहा होता है? वो पिंचिंग जो कि लोकेशन कौन बताता है सेल को कि यहाँ से पिंच करवाना है? वो यही बताते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि सेंट्रियोल्स होते हैं। वो लोकेशन को बताने में, इसकी फरो की लोकेशन में या पिंचिंग की जो लोकेशन होती है उसको डिटरमिन करने में सेंट्रियोल्स का रोल होता है। सेंट्रियोल्स का तीसरा फंक्शन क्या होता है कि ये बेसल बॉडीज़ बनाती हैं काइनेटोसोम्स की, जो सीलिया और फ्लैजेला के होते हैं। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है? आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं ना, और बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला यहाँ बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम, आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है ना, अगर अपनी बॉडी से किसी सेल हेयर को, बाल को खींचें सर में से, तो उसकी अगर गौर से देखें ना तो उसकी बेस इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बनाया, वाइड सी होती है, जिसको हम बोलते हैं बालों की जड़ें, रूट्स ऑफ द हेयर्स। सो उसी तरह जो बैक्टीरिया के अंदर या बाकी एनिमल सेल्स के अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, तो फ्लैजेला की जो बेस होती है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है? वो भी सेंट्रियोल से ही बनती है। जो काइनेटोसोम जिसको हम बोल रहे हैं बेसल बॉडी का, वो यही, वो किससे बनता है? वो इसी सेंट्रियोल से बनता है जो हमने पढ़ा है। तो जो फ्लैजेला होते हैं और सीलिया होते हैं, सीलिया भी बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं, बस इनकी स्ट्रक्चर छोटी होती है, इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि पैरामीशियम और दूसरे एनिमल्स के सेल्स के ऊपर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं ये सीलिया। तो इनकी भी जो बेसल बॉडी होती है वो बिल्कुल इसी तरह से बनती है। यहाँ पे डायग्राम भी नीचे बनाई गई है, आप देख भी सकते हैं। एक बैक्टीरिया का उन्होंने दिखाया, और दूसरा यहाँ पे जो वो दिखा रहे हैं, ये देखें अगर आप, ये अब उन्होंने फ्लैजेला का दिखाया और ये सीलिया, दोनों की जो बेसल बॉडीज़ हैं ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं आपकी, वो कौन बनाता है? वो यही सेंट्रियोल्स बना रहे होते हैं। सो अब आ गया जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस है जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेन जो डिफरेंस कंसिडर किया जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में मौजूद होती हैं। ये वाला पॉइंट तो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले। हमने काफ़ी दफ़ा आपको जो पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, हम गोल्जी एपरेटस पढ़ रहे थे, हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, हम प्लास्टिड्स पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। तो ये वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनेलीज नहीं होती, यूकैरियोट्स में ये मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना वो सिर्फ बैक्टीरिया ही है, यानी कि बैक्टीरिया को ही प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। तो यहाँ भी ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया
कि प्रोकैरियोट्स वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कैसे होते हैं? आपने पढ़ा होगा पैरामीशियम, सॉरी पढ़ा शायद ना हो लेकिन पढ़ेंगे। पैरामीशियम आपने पढ़ना है, आपने डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स पढ़ने हैं, अमीबा पढ़ना है आपने। अब ये यूकैरियोट हैं लेकिन यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर लाइक ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। मिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं एनिमल्स जो कि मल्टीसेलुलर है। फिर थर्ड पॉइंट है, ऑब्वियसली अगर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस अगर उनमें नहीं है तो उनका जो डीएनए होता है वो सेंटर में सेल के इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ होता है, यानी कि डीएनए इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उनका जो डीएनए होगा क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस में मौजूद होता है। फोर्थ पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे हैव वन प्राइमरी सर्कुलर क्रोमोसोम्स। ये जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि उनका अंदर एक ही क्रोमोसोम सर्कुलर शेप में या इस तरह पड़ा हुआ होता है। सर्कुलर शेप में एक्चुअली वो प्लाज्मिड होते हैं, इस तरह मौजूद होते हैं। आपने पढ़ना भी है, बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के अलावा उनके अंदर क्रोमोसोम जो कि सेंटर के अंदर पड़े होते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन जिसको बोलते हैं उसमें। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है इट इज स्टोर्ड इन डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स के बारे में हम देख चुके हैं। सो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आ गया कि जो प्रोकैरियोट्स में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पॉइंट, कि प्रोकैरियोट्स की जो राइबोसोम्स है उनका साइज़ छोटा होता है, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स का साइज़ बड़ा होता है, यानी कि 80 फ्लैटबर्ग वाले होते हैं यूकैरियोट्स वाले, प्रोकैरियोट्स वाले 70 होते हैं। अगर हम लार्जर और स्मॉलर यूनिट की बात करें तो यूकैरियोट्स का लार्जर यूनिट 60s और 40s स्मॉलर। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका लार्जर 50 का होता है और स्मॉलर 30 का होता है। फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन मूवमेंट, यानी कि लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह कौन सी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, उनमें क्या चीज़ मौजूद होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, फ्लैजेला मौजूद होता है, जो कि एक प्रोटीन जिसका नाम है फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो फ्लैजेला को बना रही होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेला ही वो स्ट्रक्चर होती है जो उनको मूव करवाने में हेल्प करती है। वो किस तरह से काम करती है, वो उसकी डिफरेंट तरह से उसका डिफरेंट मैकेनिज़्म होता है। वो फ्लैपिंग मूवमेंट भी शो कर रही होती है, यानी कि फ्लैप करते हैं, और आगे की तरह जिस तरह आपने देखा होगा, एक सिंपल सी एग्जांपल यूज़ की जाती है इसकी मूवमेंट को समझाने के लिए। जैसे कश्ती होती है, अभी तो मोटर वाली जो बोट्स हैं वो आ चुकी हैं, पहले जो थे या अभी कहीं कहीं पे मौजूद भी हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं चप्पू बोलते हैं। तो वो जो कश्ती चलाने वाला होता है वो पानी के अंदर मारता है पीछे की तरफ, और जो बोट होती है वो आगे की तरफ जाती है। तो उसी तरह जो फ्लैजेला होते हैं, कुछ बैक्टीरिया या कुछ सेल्स उस फ्लैजेला को उसी तरह वेब लाइक स्ट्रक्चर में मूव करवाते हैं, चप्पू होता है उस तरह मूव करवाते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। या रोटेटरी मूवमेंट भी होती है, वो हम डिटेल में बैक्टीरिया वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। सो इन शॉर्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो फ्लैजेला होता है जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, एंड मोटर कम्प्लेक्स, एक मोटर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उनकी। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो किससे बनी होती हैं, डाइनिन प्रोटीन से, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके अंदर मौजूद होती है। 7 की अगर हम बात करें पॉइंट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस नहीं होती, माइटोसिस लाइक डिवीजन होती है एक, जिसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। माइटोसिस और मियोसिस अभी हम इसी चैप्टर के एंड पे देखेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं चीज़ों को। मीजोसोम्स एक क्या चीज़ होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना बैक्टीरिया की, लाइक इस तरह से बैक्टीरिया है, उसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। यानी कि बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी। इससे थोड़ा रिवाइंड करें आप माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर वो क्रिस्टी बना रही होती है। उसी तरह जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, और उन इन्वेजिनेशन को हम बोलते हैं मीजोसोम्स।
एंड मीजोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है। फिर लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट, कि सेल वॉल जो होती है, अब बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसी तरह यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं जब हम बिल्कुल स्टार्ट में फिजिकल क्लासेस के अंदर पहली ही स्ट्रक्चर हमने यही पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स वाली सेल वॉल है वो किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। तो पॉलीसेकेराइड किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? अमाइनो एसिड के साथ। तो इन दोनों का आपस में जब ये जुड़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपस में, अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ये आप लिख लें अपने पास, MUREIN, म्यूरिन। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन को बताने के लिए। अब यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उनकी सेल वॉल, अब यूकैरियोट्स जो होते हैं वो बहुत से हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इस तरह जो प्रोटिस्ट भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेल वॉल मौजूद है, अब एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, फंजाई में सेल वॉल होती है, और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मौजूद है, और अलजी के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है मेजर सेलुलोज से। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की एक टाइप होती है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी पॉलीसेकेराइड की ही एक टाइप है। तो यहाँ पे आप देखें ना, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में है, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब की जो वीडियो है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो इस लेक्चर के बाद आपके टीचर जो होंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे जिनको आपने लाजमी रिस्पॉन्ड करना है अपने ग्रुप के अंदर।